दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे मैथ पेडागोजी, सीटेट में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप लोग इसको जरूर देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें। तो आइए हम प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है? ऑप्शन 4 है, लेकिन कह रहा है कि कौन से चारों ऑप्शन ऐसा है कि जो न्यूनतम है, ठीक ना। तो आइए हम प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। मूल्यांकन के कारण छात्रों के आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ने के तरीकों की जानकारी होना। बी कह रहा है छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना। सी है प्रतिपुष्टि की गुणवत्ता में वृद्धि। और डी है मूल्यांकन के परिणामों के प्रयोगों से शिक्षण में परिवर्तन करना। देखिए, गणित में अगर शिक्षण प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया को अगर प्रभावी बनाना है तो उसके लिए क्या करना होगा कि जो शिक्षक है वो छात्रों से बात करेंगे, फिर उसके बाद उसका निरीक्षण भी कर सकते हैं और छात्रों की बात को सुन करके उसकी सोचने की क्षमता के बारे में जानेंगे, ठीक ना। जब ये सब जान जाएंगे तब मूल्यांकन करेंगे तो एक प्रभावी मूल्यांकन होगा और छात्रों में आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, छात्रों के गलत उत्तर के पूरे हल देना। ये न्यूनतम है, मतलब न्यूनतम मतलब नहीं है, ठीक ना। यही ऑप्शन नहीं है। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 2 है रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है। यह वह वैन हिले के मानस चिंतन के कौन से चरण पर है? कह रहा है रोहित अनुभव कर रहा है कि समचतुर्भुज जो है, वर्ग जो है समचतुर्भुज भी है और आयत भी है। यह वैन हेले के किस मानक चिंतन से के चरण में आता है, ठीक ना। इन्होंने 5 चरण दिए हैं, ठीक ना। तो ये ऑप्शन जो है इसके हिसाब से, इस क्वेश्चन के हिसाब से यह दूसरे चरण में आता है। वैन हेले के दूसरे चरण में क्या होता है कि बच्चा जानने लगता है कि वर्ग को हम क्या बोलते हैं, आयत भी बोल सकते हैं, समचतुर्भुज भी बोल सकते हैं, ठीक ना। बच्चा चित्र को समझने लगता है दूसरे चरण में। दूसरे चरण में क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं, छात्र होते हैं, वह समझने लगते हैं प्रकार और आकार के बीच जो मध्य संबंध होता है उसको समझने लगते हैं, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 3 देखेंगे। 3 है कि नी दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्याओं के इस गुण को इस प्रकार उल्लेखित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए साहचर्य गुण, बी है वितरण गुण, सी है संवरक गुण और डी है क्रम विनिमय गुण। तो देखिए, दो संख्याओं का योग क्या होता है। अगर दो संख्या पूर्ण संख्या है, जैसे ए है और बी, तो इसको जब जोड़ेंगे तो भी क्या होगा, इसका पूर्ण ही वर्ग आएगा, ठीक ना। पूर्ण ही आएगा, संख्या क्या आएगी, पूर्ण आएगी। जैसे मान लो 2 + 3 जोड़ रहे हैं तो 5 आ रही है, ये भी संख्या क्या है, पूर्ण है। पूर्ण अपूर्ण का मतलब ये होता है दशमलव में आ जाए, माइनस में आ जाए, वो अपूर्ण होती है, ठीक ना। लेकिन ये क्या है, पूर्ण है, ठीक ना। तो इसका मतलब है कि जब ऐसे हो रहा है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, संवरक गुण कहलाएगी, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 4। छोटा कर दे ताकि पूरा दिखाई दे। गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आइए प्रश्न पढ़ेंगे, उससे देखते हैं। सत्य है पूछ रहा है ना। नमूनों के अवलोकन और सामान्यीकरण में प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी में गणित ज्ञान का अर्जन, देखिए गणितीय ज्ञान का सृजन किया जा सकता है, ये श्री है, ठीक है। तो आप लोग इसको समझ लीजिएगा, ये सृजन किया जा सकता है। दूसरा है गणितीय कक्षा के सृजन, यहाँ पर भी वही हाल है, ये सृजन, ठीक ना। सृजन में तर्क और वार्ता की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक। और तीसरा है गणितीय
अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें संवाद सम्मिलित है। और डी है गणितीय ज्ञान की रचना में सांस्कृतिक और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं होती है। देखिए ये बात तो सत्य है कि गणित अगर है उसमें सांस्कृतिक की कोई भूमिका ही नहीं होती है, ठीक ना, कोई भूमिका नहीं होती है, ठीक ना। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। कहाँ चले जा रहे भाई, 20 पे आ गए का। देखिए प्रश्न नंबर 5 क्या है, यदि कोई छात्र गणित से डरता है तो शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए। अगर देखिए कोई छात्र है अगर गणित से डरेगा तो शिक्षक को सबसे पहले उसको डर मुक्त वातावरण में लाना चाहिए ताकि वो शिक्षक बच्चों को अच्छे से समझा सके। अगर बच्चा डरेगा तो शिक्षक कुछ भी पढ़ाएगा, बच्चा को नहीं याद होगा, नहीं समझ में आएगा, ठीक ना। तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छात्र की गलतियों को समझना और सकारात्मक वातावरण बनाना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। आइए प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 है, प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए कह रहा है कि प्राथमिक कक्षा में या प्राथमिक स्तर पर जो संख्याओं को पढ़ाया जाता है इसमें से कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर 1 है ये वाला, संख्याओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ये बात तो सही है, अंदर से क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित देना चाहिए बच्चे को, ठीक ना, तो ये बात तो सही है। दूसरा है संख्याओं को लिखना अनुक्रम में पढ़ाना चाहिए, ठीक, ये बात नहीं है, लिखना लिख करके थोड़ी ना पढ़ाया जाएगा सिर्फ, ठीक ना, एक क्रम में ही लिखेंगे और पढ़ाएंगे ऐसा नहीं होता है गणित में। तीसरा है सी वाला, गणना से पहले संख्याओं को संख्या रूप में लिखना सिखाना चाहिए। गणना से पहले थोड़ी ना, पहले लिखाएंगे सिखाएंगे उसके बाद गणना करेंगे, ठीक ना, इसलिए ये भी क्या है, गलत है। चौथा है डी वाला, संख्याओं के अनुक्रम असंगति को प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक ना, प्रोत्साहित करने वाली बात है, तो ये क्या हो जाएगा इसका, ये भी सही लग रहा है, ठीक ना, तो ऑप्शन ए और डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 7 है, गणित में निर्माणात्मक दृष्टिकोण का अर्थ है। ऑप्शन नंबर 1 है शिक्षक द्वारा ज्ञान देना, बी है छात्र द्वारा स्वयं ज्ञान का निर्माण करना, सी है पुस्तक आधारित शिक्षण और डी है केवल अभ्यास कार्य। तो देखिए जो निर्माणात्मक होता है ज्ञान, वो क्या होगा, शिक्षक द्वारा जो होता है ज्ञान का निर्माण करना, ठीक ना, छात्र द्वारा स्वयं ज्ञान का क्या करेगा, निर्माण करेगा। निर्माण का मतलब होता है छात्र स्वयं क्या कर रहा है, ज्ञान का निर्माण कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। अब प्रश्न नंबर हम लोग देखेंगे 8 है, गणित की कक्षा में गलत उत्तर का क्या महत्व है। तो देखिए अगर गलत उत्तर हो रहा है तो इसका मतलब है कि सीखने की प्रक्रिया में बच्चा है, बच्चा कहाँ है, सीख रहा है, तभी वो गलत उत्तर कर रहा है, गलत जब करेगा तभी सीखेगा, ठीक ना, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 9 देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर 1 है उच्चतर पढ़ाई और रोजगार के लिए तैयार करना, बी है प्रौद्योगिकी के लिए प्रोत्साहन और तैयारी करना, सी है गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना, और डी है परिकलन में परिशुद्धता विकसित करना। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, क्या होता है ना, गणित को अत्यंत महत्वपूर्ण बनाने के लिए बच्चों के जीवन में जो भी हो रहे हैं उसके अनुभव को एक भाग बना लेते हैं। कि मान लीजिए कहीं गया बाजार, वहाँ पर सामान लिया, जैसे 21 रुपये का सामान लिया और 30 रुपये का सामान लिया, तो वह शिक्षक के जो छात्र होता है उसके अंदर की बात हो जाएगी, उसको अब जोड़ेगा वो, तो जब जोड़ के बताएगा कि 51 रुपये का हुआ, तो एक
जीवन से जुड़ा हुआ है ना, तो इसलिए इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। गणित की प्रकृति के निम्न विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 है प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता नहीं, ठीक ना। दूसरा है बी वाला, गणित में विचारों के सही संचारण के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग होता है। और सी है गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है। और डी है गणितीय संकल्पनाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध है। तो देखिए क्या होगा, कह रहा है प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता नहीं होती। ठीक बात है, प्राथमिक स्तर पर जो होता है गणित प्रत्यक्ष रूप से ही पढ़ाई जाती है, देख करके दिखा करके चित्र के माध्यम से ना, वहाँ पर कल्पना की जरूरत अभी नहीं होती है। ठीक, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ई ही हो जाएगा, ठीक ना। अब अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 11। 11 है निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किससे विद्यार्थियों में त्रिविम विवेचना दिक् स्थान की समझ विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है। तो ऑप्शन नंबर 1 है चौपड़ आकृतियों को पहचानना, बी कह रहा है आंकड़ों को निरूपित करने के लिए दंड आरेख खींचना, और सी कह रहा है एक संख्या चार्ट में नमूनों को पहचानना, और डी कह रहा है सुडोकू पहेली को हल करना। तो देखिए चौपड़ आकृतियों को पहचानना सबसे सर्वाधिक विकसित होता है, ठीक ना, त्रिविमी में, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 12। बच्चों को विभिन्न कह रहा है कि बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है। कह रहा है अगर बच्चों को भिन्न पढ़ाना है तो कौन सा इसमें से 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा, कौन तरीका सबसे बेहतर होगा। तो देखिए इसका जो सबसे बेहतर तरीका होता है क्विजिनेयर छड़, ठीक ना। क्विजिनेयर छड़ से क्या होता है कि बच्चा आसानी से पढ़ता है, जोड़ घटाना गुणा भाग इसके माध्यम से सिखाना आसान होता है, ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 13। निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रमसूचक भाव में हुआ है, मतलब एक क्रम से हुआ है। 3 संख्या जो है चारों ऑप्शन में दिया है, 3 3 लिखा हुआ है, लेकिन एक क्रम से हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 1 है प्रत्येक समूह में 3 टीम सदस्य। दूसरा है इस डिब्बे में 3 पेंसिल की कई समूह। तीसरा है सी वाला मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ। और डी है इस घर में 3 कमरे हैं। तो घर घर कैठो हो जाएगा, एक क्रम की बात कर रहा है। अगर हम घर में घुस रहे हैं तो इधर भी कमरा, इधर भी कमरा, उधर भी कमरा, एक क्रम नहीं बन रहा है, ठीक ना। और प्रत्येक समूह के 3 टीम प्रत्येक समूह में 3 टीम सदस्य है, तो ये भी नहीं है, क्रम नहीं है। कोई पहला हो जाएगा, कोई दूसरा हो सकता है, उसको भी पहला बोल सकते हैं। तीनों सदस्य खड़े, पहले उसको बोलिए, उसको फिर बीच वाले को पहला बोल सकते हैं, ऐसे हो सकता है ना, तो इसलिए नहीं होगा। इस डिब्बे में 3 पेंसिलों के समूह है, एक डब्बा है उसमें 3 पेंसिल का समूह, किसी पहले को एक को उठा लो, दूसरा उठा लो, फिर उसको रख के फिर उसको पहला बना सकते हो, ऐसे ना। मैं इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ, ये बात सही है, क्योंकि क्या तीसरी मंजिल पर रहेंगे तो क्या पहले वाले को बोल सकते हैं कि पहली मंजिल है। ऊपर अगर है तीसरी पर है तो उसको बोलेंगे पहली मंजिल है, नहीं ना, तीसरी ही मंजिल बोलेंगे ना। 2 तल्ला घर है तो पहला नीचे, सबसे नीचे वाला पहला तल होगा, ऊपर वाला 2 तल्ला होगा, तीसरा वाला 3 तल हो जाएगा, ऐसे होगा ना। ठीक, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 14। शुद्ध कथन को पहचानिए। तो ऑप्शन नंबर 1 है परिमाप और क्षेत्रफल का मात्रक समान है। भाई जरूरी नहीं है समान है, कैसे, किसी का अगर परिमाप किसे कहते हैं, किसी भी वस्तु के चारों तरफ बाहरी बाहरी माप को ही परिमाप कहते हैं, ठीक ना। क्षेत्रफल बीच में होता है, तो मान लीजिए किसी का परिमाप ज़्यादा होगा तो क्षेत्रफल कैसे ज़्यादा होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक ना। दूसरा है किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है, ठीक बात है। ये मान लेते हैं कुछ
हद तक ठीक है। आकृति का आकार ही उसके परिमाप को निर्धारित करेगा, ठीक ना, बाहरी बाहरी भाग। तीसरा है यदि दो आकृति का क्षेत्रफल समान है तो उसका परिमाप समान होगा। नहीं, अगर दो आकृति है उसका क्षेत्रफल समान है तो परिमाप नहीं समान हो सकता है। मान लीजिए एक आकृति वर्ग है और एक त्रिभुज है, तो इसका मान लीजिए परिमाप क्या है, समान है, तो क्या क्षेत्रफल भी समान होगा? नहीं होगा। तो ये तो गलत एकदम है। यदि दो आकृतियों का परिमाप समान है तो उसका क्षेत्रफल समान होगा, ये भी नहीं होगा। देखिए किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है, ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर हम 15 देखेंगे। 15 है गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। तो ऑप्शन नंबर 1 है समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पनाओं का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। बी है क्षेत्रफल मापन की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। सी है बीजगणितीय विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है। और डी है भिन्नों की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। तो बताइए कौन सा सही हो जाएगा? शुद्ध गणितीय पाठ्यक्रम में सबसे जो शुद्ध कथन है, तो देखिए जो प्राथमिक स्तर के बच्चे होते हैं एनसीएफ कहता है कि उसका भी बीजगणित का भी उसमें प्रयोग कराइए, ठीक ना, सिखाइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। अब प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर त्रिभुज की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। तो ऑप्शन नंबर 1 है बच्चों के समक्ष विभिन्न प्रकार के त्रिभुज प्रस्तुत किए जाने चाहिए परंतु अन्य आकृतियों को दूर रखना चाहिए। ऐसी बात नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ठीक ना। ये जरूरी थोड़ी ना त्रिभुज के अवधारणा को समझना है तो वहाँ पर सिर्फ त्रिभुज रखे और आकृति ना रखे, ठीक ना। दूसरा है बच्चों के समझ सभी प्रकार के त्रिभुज और अन्य आकृतियों भी प्रस्तुत करना चाहिए, ये बात सही है, ठीक ना। तो ये दूसरा ही सही हो गया है, ये परिभाषा वाली बात नहीं होगी और केवल आ गया तो ये गलत हो गया, ठीक ना। अब प्रश्न नंबर आइए 17 देखते हैं। 17 क्या कह रहा है? गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है? तो ऑप्शन नंबर 1 है खुली पुस्तक परीक्षा से बचना चाहिए। खुली पुस्तक परीक्षा से बचना चाहिए, ऐसा नहीं है, ठीक ना, ये गलत हो गया। बी वाला है विद्यार्थियों को बताना चाहिए कि प्रश्नों को हल करने के लिए निर्धारित कदमों का अनुकरण करें, ये भी नहीं होगा, ठीक ना। अब भ्रांति को रोकने के लिए मुक्त उत्तर वाले ओपन एंडेड प्रश्नों के बचना चाहिए, ये भी नहीं। चौथा है संकल्पनाओं को अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक ना, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। आइए प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। गणित के कक्ष में अध्यापक ने निम्नलिखित कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए। ऑप्शन नंबर 1 है उस आयत का क्षेत्रफल है जिसकी एक भुजा 5 सेमी और परिमाप 30 सेमी है। तो क्या होगा ये बंद, यहाँ पर एक बार क्वेश्चन का ऑप्शन भी देखना पड़ेगा, ठीक ना। यहाँ पर बंद सिरा और खुला सिरा पूछ रहा है, ठीक ना, तो इसका मतलब है कि ये क्या है, ये वाला बंद सिरा, क्योंकि बस 30 और 5 और 30 ही दिया, उसके आगे नहीं कुछ कर सकते हैं, तो ये एक तरफ से प्रतिबंध कर दिया, रोक दिया है, तो ये बंद हो जाएगा, ठीक, बंद। दूसरा है इस संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिनका माध्यक 4 है। तो देखिए जब माध्यक 4 होगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब है कि बंद सिरा है, माध्यक 4 है, किसी प्रकार से हम लाएंगे 4, ठीक ना, कोई भी 4 संख्या लेकर के हम ला सकते हैं, ठीक ना, तो इसलिए खुला है। और तीसरा है 0 से 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बनाइए। 0 से 8 ही तक बनाना है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, बंद है, ठीक ना, बंद सिरा वाला है, ये भी क्या है, बंद सिरा वाला है। और चौथा है आयतों के बारे में आपको जो गणितीय जानकारी है वो मुझे बताए, ये भी बात
खुला है, ठीक है, जो भी है मतलब जिस भी तरीके से, तो ये भी खुला है। तो क्या हो जाएगा, पहला और तीसरा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। पहला तीसरा कहाँ है, ए और सी, यहाँ पर है बंद सिरा वाला, और बी और डी मुक्त सिरा वाला। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब आइए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। निम्न में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर 1 है गणित केवल मेधावी छात्रों के लिए है, गणित डर पैदा करने वाला विषय है, गणित सभी बच्चों के लिए सीखने योग्य है, और गणित केवल अभ्यास से आता है। तो देखिए कह रहा है कौन सा कथन सही है। तो जो देखिए गणित क्या है, सभी बच्चों के सीखने योग्य होती है, ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 20। सीटेट के अनुसार अच्छा गणित शिक्षक वह है जो केवल उत्तर बताता है, भाई केवल नहीं, गलत, केवल गलतियों पर डर देता है ये भी नहीं, सोचने के अवसर देता है, ठीक ना, सोचने के अवसर देता है, ये बात सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।